तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे। अब तक हमने जाना कि दो चार्ज कहीं भी हों, मतलब एक दूसरे से एक दूरी पर हों, तो एक दूसरे पर रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। अभी हम ये जानेंगे कि एक चार्ज कहीं हो, मान लीजिए Q, किसी पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज के द्वारा अपने चारों तरफ एक फील्ड, एक क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। लेकिन अब मान लीजिए कि यहाँ चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज है Q डैश, या मान लीजिए कोई चार्ज Q है। ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे पे अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। अगर इस चार्ज को यहाँ से हटा दें तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यों-ज्यों इस चार्ज से दूर किसी बिंदु पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं चले आए, तो इस बिंदु पर चार्ज का जो फील्ड है वो थोड़ा कम हो जाता है। नज़दीक आते हैं, फील्ड ज़्यादा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे चुंबक में होता है, किसी चुंबक के दो पोल होते हैं N और S, और किसी लोहे या फिर ये किसी चुंबकित पदार्थ या किसी दूसरे ही चुंबक को अगर यहाँ लेके आए, या किसी कंपास को यहाँ नज़दीक लेके आए, ये मान लीजिए कंपास है, इसके भी दो पोल N और S, नज़दीक लेके आते हैं तो ये इससे अट्रैक्ट या रिपल्स होता है, मतलब आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। दूर लेके जाते धीरे धीरे तो इसके चारों तरफ जो एक फील्ड है जिसकी वजह से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल्स कर रहा है, ये थोड़ा कम होने लगता है। ठीक है, और वो भी क्यों ना, किसी भी वस्तु, किसी भी एनर्जी का अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए अलाव जलाया गया है, तो अलाव के चारों तरफ कुछ दूरी तक हीट ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे अलाव से हम दूर बढ़ते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, उसका हीट जो है कम होता जाएगा, कम महसूस होगा। ठीक है, रिसेप्टर को हीट कम महसूस होगा। और यहाँ की बात है तो यहाँ मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी एक फील्ड बन रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यों-ज्यों मैग्नेट से दूर होते जाते हैं वो कम होता जाता है। और इस फील्ड को महसूस करने के लिए दूसरा भी ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो चुंबक से या चुंबकीय क्षेत्र से किसी न किसी तरह से आकर्षित या प्रतिकर्षित होता हो, मतलब उसका अनुभव कर सके। जैसे हमारी हाथें नहीं, जैसे हमारे कोई भी ऑर्गन्स अनुभव नहीं करते हैं चुंबकीय फील्ड को। अब मान लीजिए कि वो क्या कहते हैं, किसी चुंबक को हाथ मिले तो ऐसा तो होता नहीं कि हमारे हाथ को वो अट्रैक्ट करे या रिपल्स करे, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा हाथ समझ लीजिए कि उदासीन है, हमारा ऑर्गन्स उदासीन है। लकड़ी ले जाएँ तो भी नहीं होगा, है ना। ऐसे पदार्थ जो संसूचित हों इससे किसी न किसी तरह से संवेदित हो, वही महसूस कर सकते हैं। वैसे ही चार्ज के फील्ड को महसूस करेगा कोई ना कोई अन्य दूसरा चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो यहाँ हम धनावेशित या पॉजिटिव चार्ज लेकर के और उसकी जांच करते हैं। तो ऐसे ही ठीक यहाँ भी होता है। अब मान लीजिए कि कोई चार्ज हमने Q लिया, इसके चारों तरफ एक फील्ड तो बन जाएगा, लेकिन इसके चारों तरफ के जो फील्ड है, उस फील्ड में किसी भी पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी कितनी है वो तो जांच करना ही पड़ेगा। कि मतलब मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु है, ये चार्ज द्वारा इस पॉइंट P पर कितना अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो इस पे लग रहा है वो इस पॉइंट पर एक चार्ज रख के ही पता लग सकता है, बिना रखे पता लग सकता है। मान लीजिए दो वस्तु में जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तब तक किसी की शक्ति का आभास कैसे होगा, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कम से कम दो चाहिए ना। तो एक चार्ज, ये इस चार्ज को जिसका हम फील्ड ज्ञात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जिसका भी हम फील्ड ज्ञात करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। हिंदी में कहते हैं स्रोत आवेश। ठीक है, और इस चार्ज के द्वारा फील्ड ज्ञात करने के लिए किसी पॉइंट पर जो अन्य चार्ज रखते हैं, जैसे हमने Q चार्ज रखा हुआ पॉइंट P पर, तो इस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश। ठीक है, अब मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेक्टर आर है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना? वेक्टर आर है।
तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों के बीच जो है सबसे पहले हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले परिभाषित कर लेते हैं, परिभाषा के अनुसार फिर हम आगे जो कैलकुलेशन करना होगा करेंगे। तो देखिए परिभाषा ये है कि किसी आवेश का या किसी दिए गए स्रोत आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर आरोपित बल, मतलब कोई आवेश दिया गया है, जो दिया गया आवेश है उसको बोलेंगे स्रोत आवेश या फिर सोर्स चार्ज। किसी दिए गए आवेश या किसी दिए गए स्रोत आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल, अब वो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है कूलॉम के लॉ से, लगाए गए बल तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर स्रोत आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस बिंदु पर क्या कहलाता है? स्रोत आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी इन दोनों के बीच का बल कैलकुलेट कर लीजिए, फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे? Q से, यानी इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। जितना जो राशि हमें फाइंड आउट होगा, जो क्वांटिटी हमें मिलेगा, उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो है या फिर वो क्या कहते हैं, हाँ रेशियो ही है, अप्लाइड फोर्स बाई सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। इन दोनों के बीच लगे हुए बल तथा टेस्ट चार्ज के रेशियो को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स बाई सोर्स चार्ज, ठीक है, ऑन टेस्ट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट आइए करते हैं। अब मान लीजिए लेट सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज आर Q and Q respectively। मान लीजिए कि स्रोत आवेश तथा परीक्षण आवेश क्रमशः Q और Q है, एंड डिस्टेंस between Q and Q is R। अब इसको वेक्टर में कहें तो वेक्टर R तो लिख सकते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, आप यहाँ लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन Q and Q is R। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, मतलब कि तब कूलॉम के नियम के द्वारा, किसके द्वारा? कूलॉम के नियम के द्वारा। कूलॉम का नियम के द्वारा इन दोनों के बीच लगा हुआ जो बल है, वेक्टर F इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। और आपको पता है कि डायरेक्शन शो करने के लिए बस ये जो क्वांटिटी है या जो ये वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर में चेंज करते हैं, लिख देंगे वेयर कैप R इज इक्वल टू वेक्टर R बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया फोर्स कैलकुलेट कर लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू definition of electric field। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सोर्स चार्ज द्वारा टेस्ट चार्ज पर, यानी कि
स्रोत आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल तथा परीक्षण आवेश के निष्पत्ति के बराबर होता है, यानी अनुपात के बराबर होता है, रेशियो के इक्वल होता है। तो ऐसा लिखेंगे। अब और वेक्टर E इज इक्वल टू फोर्स का, हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया, वेक्टर F इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर इंटू कैप R, ऐसा हमने कर लिया। तो इस वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर इंटू कैप R टोटल या होल बाई Q। इसका ये वैल्यू हो गया F का, और पूरे का बटा Q है टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज हो गया। यहाँ लिख देंगे बाई इक्वेशन 1 समीकरण 1 के द्वारा। किसके द्वारा? समीकरण 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया हुआ है। E इज इक्वल टू, अब आप Q से Q को कैंसिल कर सकते हैं, ये Q और ये Q इक्वल है, ये बाई में है या फिर डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है। तो एटलीस्ट हमारा रिजल्ट फाइंड आउट होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q यानी सोर्स चार्ज बाई आर स्क्वायर इंटू कैप R। ये आपका हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अभी तक हमने जाना, कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई यानी सोर्स चार्ज बाई आर स्क्वायर इंटू कैप R, ये हमने जाना। अभी हम फिर से उस एग्जांपल को देखते हैं। ये सोर्स चार्ज है यानी स्रोत आवेश है, और ये मान लीजिए इसके फील्ड में रखा हुआ एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, इनके बीच डिस्टेंस R है, अगर उसको वेक्टराइज करें तो वेक्टर R। ठीक है, अब अगर गौर से इस फॉर्मूले को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिन जिन राशियों पर डिपेंड है उनमें से ये कांस्टेंट है। आप चार्ज दूर ले जाओ नज़दीक ले आओ, इस पे कोई असर तो पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, आप टेस्ट चार्ज को नज़दीक ले जाओ या दूर ले जाओ, सोर्स चार्ज पर भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, स्रोत आवेश पर भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में ये भी क्या है? कांस्टेंट है। ये भी, माने इस स्थिति के लिए अगर आप दूसरे चार्ज के लिए करेंगे तब तो ये आप बदलते रहेंगे, इसको कोई ना कोई दूसरा चार्ज करते रहेंगे। तो इस स्थिति के लिए, एक किसी खास स्थिति के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब किसी एक जो है आवेश का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप आवेश बदलेंगे तो फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इस स्थिति के लिए कांस्टेंट है। अब ये तो डायरेक्शन ही दिखा रहा है, इसका कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसके संख्यात्मक मान में यानी मैग्नीट्यूड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये केवल डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये तो डायरेक्शन ही शो कर रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो है ये वेरिएबल है क्योंकि आप चार्ज को नज़दीक ले आएंगे दूर ले जाएंगे तो इसका मान घटेगा बढ़ेगा, वेरिएबल है ना। क्योंकि कभी मान लीजिए इस सोर्स चार्ज द्वारा कहीं यहाँ आपने किसी पॉइंट, ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये मान लीजिए पॉइंट S है, S पे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना चाहते हैं तो फिर ये दूरी थोड़ी सी कम होगा ना। मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं, डायरेक्शन यहाँ तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो इन सभी राशियों में मैग्नीट्यूड को प्रभावित करने वाला जो राशि है वो R है, इनके बीच की दूरी। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन है R का। ठीक है, R का फलन है, R के मान पर इसका मान पूरा डिपेंड करता है। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर यूनिट R, वो ये कैप R। ठीक है, तो हम अभी हमने जो फॉर्मूला ज्ञात किया, फाइंड आउट किया, उस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अभी एक और डिस्कस हम कर लेते हैं। ठीक है, तो NCERT में ऐसा दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये बताया कि आखिर ऐसे क्यों दिया हुआ है, इसको समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है आपको समझ में आ भी गया होगा।
अगला डिस्कशन ये है कि अगर ये चार्ज इससे इफेक्टेड हो रहा है, मतलब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, बल का अनुभव कर रहा है ये टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज भी तो Q पर यानी सोर्स चार्ज पे बल लगा रहा होगा, ये भी तो बल अनुभव कर रहा होगा इसके द्वारा। अगर दोनों एक दूसरे के द्वारा बल अनुभव कर रहे हैं और दोनों ही अगर मान लीजिए पॉजिटिव है या सेम चार्ज हैं, ठीक है, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। तो यह क्या दोनों चार्ज एक जगह रह पाएंगे अपने स्थान पे? ये कहीं और जाएगा, ये कहीं और जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा इसमें। और चार्ज में मूवमेंट आ गया तो फिर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी ही नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी कर रहे हैं ना, विद्युत स्थिर विद्युत की, जिसमें आवेश स्थिर हो, और यहाँ तो मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, फोर्स लगेगा तो मूवमेंट होगा, गतिमान हो जाएंगे तो फिर इसका स्टैटिक में कैसे अध्ययन करेंगे, स्थिति में कैसे अध्ययन करेंगे, या विद्युत ये स्थिति की विद्युत या विद्युत स्थिति की में कैसे अध्ययन करेंगे, इसका कर ही नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो फिर इससे निजात पाने के लिए क्या किया जाए? तो इससे निजात पाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको ऐसा करेंगे कि ये बहुत छोटा हो जाए, मतलब स्मॉल क्वांटिटी हो इसकी, ये चार्ज स्मॉल चार्ज हो। ये वैसे ही है ठीक जैसे कि हम और पृथ्वी, ठीक है, क्योंकि आप ये जो रूल है दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो रूल बनाया हुआ है, लॉ बनाया हुआ है कूलॉम ने, ये इंस्पायर्ड होकर के बनाया हुआ है किस लॉ से? ग्रेविटेशनल लॉ से, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो है F = G × m1 × m2/r²। बस फ़र्क इसमें क्या है कि इसमें दो द्रव्यमान लिए गए हैं और कांस्टेंट इनका अलग है, और आपका जो फोर्स जो अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं दो चार्ज के बीच, वहाँ कांस्टेंट अलग है और दो चार्ज के बीच में हम फोर्स निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, यही अंतर, बाकी सब तो सेम ही है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से दिखता है, और चूँकि न्यूटन बहुत पहले ये नियम दे गए थे और ये उसके बाद का नियम है, तो ये नियम कूलॉम ने इनसे इंस्पायर्ड होकर के प्रेरित होकर के बनाया हुआ है। तो ठीक ये वैसे ही है जैसे कि पृथ्वी और हम, ठीक है, हम पृथ्वी से अगर दूर जाने का प्रयास करें, पृथ्वी हमें क्या कर लेती है, खींच लेती है, लेकिन हम पृथ्वी को नहीं खींच सकते हैं क्योंकि पृथ्वी काफ़ी हेवी है। अगर हम कहीं जाएँ तो हमारे पीछे पीछे पृथ्वी जाएगा, नहीं जाएगा, अट्रैक्ट होकर के। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ भी वही करेंगे, इस चार्ज की क्वांटिटी स्मॉल कर देंगे, कम कर देंगे, जिसकी वजह से ये इधर उधर हिले डुले ना, ये स्थिर रहे, और स्थिर रहेगा ताकि इसका स्टडी हम कहाँ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये टेंड्स टू 0, मतलब इतना छोटा हो जाए कि 0 के लगभग नियर अबाउट हो, बहुत छोटा हो जाए। तो इस स्थिति में हम इस नियम को ऐसे रख सकते हैं, लिख सकते हैं E = लिमिट फोर्स F/Q एट Q → 0 या Q टेंड्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी रूप ये जाना कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे क्यों लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं। बात समझ में है कि नहीं समझ में? तो ये एनसीईआरटी में तीनों ही प्रारूप दिए हुए हैं, फंक्शन प्रारूप भी दिया हुआ है, ये मूल फार्मूला है वो भी दिया हुआ है, और ये लिमिट प्रारूप भी दिया हुआ है। तो ये तीनों प्रारूपों को समझ गए कि नहीं समझ में आया कि ये स्थिति क्यों होता है और क्यों ऐसा लिखा जाता है, फिर ये फंक्शन जो स्टेट है वो क्यों लिखा जाता है, और ये तो जेन्युइन फार्मूला है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है कि अभी हम ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो तीनों रूप जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी में ऐसे क्यों है, इसको पूरी तरह से आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। अभी हम चर्चा करेंगे आगे, जिस तरह से हमने फोर्स में चर्चा किया कि बहुत सारे अगर मतलब दो से ज़्यादा चार्ज हों तो टोटल फोर्स किसी एक चार्ज पर सभी चार्जों के द्वारा कितना टोटल फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा, ठीक है, आरोपित होगा। अभी हम ये जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ अ चार्ज, बहुत सारे चार्ज हों, चार्जों का एक सिस्टम हो, तो उन सभी चार्जों के द्वारा किसी एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे, लेकिन आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र जानेंगे, ठीक है। अध्यारोपण सिद्धांत से इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी मान लीजिए कि एक ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ बहुत सारे आवेश हैं, इसमें हमने 4 ही लिए हैं, ऐसे आप बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है, ऐसे 4 आवेश हैं, और इन चारों आवेशों के कारण यहाँ पॉइंट P है,
इस P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है या विद्युत क्षेत्र कितना बन रहा है। उसके पहले हम लोग इन सब के वेक्टर फॉर्म में हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिए हुए हैं कि वेक्टर 1p है, वेक्टर 2p है, वेक्टर 3p है, वेक्टर r 1p, वेक्टर r 2p, वेक्टर r 3p और वेक्टर r 4p। ये सब इनकी दूरियां हैं वेक्टर फॉर्म में p से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जहाँ तक बात करें तो पॉइंट P पर चार्ज Q1 द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ठीक है, वेक्टर E1। चार्ज Q द्वारा P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, वही डायरेक्शन आप देख रहे हैं। Q3 द्वारा चार्ज वो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर E3 है। यहाँ Q4 द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E4 है, ठीक है। अब ये इतने सारे अगर हम देखें ऐसे, अगर इनको अलग निकाल के देखें तो P पर एक ऐसे बन रहा है जो E2 है, वेक्टर E2। एक वेक्टर बन रहा है ऐसे E3 चार्ज Q द्वारा। एक ऐसा बन रहा है E1, ठीक है। एक बन रहा है E4। तो ये बहुत सारे, तो टोटल इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब ये सारे फील्ड्स हैं इन सारे चार्जों के द्वारा। तो हम इनको, आप लोग जानते हैं वो इंटरमीडिएट में आप लोग बाइनरी नंबर भी पढ़े होंगे। बाइनरी नंबर में किन्हीं दो संख्याओं को या किन्हीं दो राशियों को एक साथ एक बार में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है। एक से अधिक वो दो से अधिक राशियों को तो एक साथ किया नहीं जा सकता। वैसे यहाँ भी दो वेक्टरों को, किन्हीं दो वेक्टर को ले लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने E1 और E2 को ले लिया एक साथ, ठीक है। पहले इनको ऐड कर लिया, तो इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप, ये E2 है और ये E1 है, तो इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम मेथड से, और इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर इसके इन दोनों के ओरिजिन से एक डायगोनल यानी विकर्ण खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों को, दोनों के सम को, ठीक है। तो इसको आप कुछ क्या माने, 1 2 मान लीजिए, ठीक है। मतलब 1 2 इसलिए ले रहे हैं कि ले रहे हैं, आखिर इसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए ना। तो मान लीजिए ये ले लिया, तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने इन दोनों के परिणामी को यहाँ खींच लिया। अब इस परिणामी को लेकर के अब इनको मिटा दीजिए, इनका अब कोई काम नहीं है क्योंकि ये दोनों जुड़ करके ये बन गया है, ठीक है। अगला जो वेक्टर है इसमें E3, देख रहे हैं ना, क्योंकि E1 E2 तो जोड़ दिए, तो E3 को लेंगे। E3 का डायरेक्शन क्या है, ठीक ऊपर की तरफ है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसमें भी इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। अब आप देख रहे होंगे इसके पैरेलल ड्रॉ किया गया है यहाँ, देख रहे हैं, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ किया गया है, और ये हमारा हो गया E3, इसके पैरेलल हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, और ये हो गया हमारा E3 के पैरेलल हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, देख रहे हैं ना, ठीक ऐसे है ना। और इन दोनों के ओरिजिन से आप यहाँ यहाँ लिख लीजिए, दोनों के ओरिजिन से एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है, ये देख रहे हैं ना, एक डायगोनल ये ड्रॉ किया गया है। तो यानी कि कहने का मतलब इसका और इसका योगफल ये होगा, ये जो वो क्या कहते हैं डॉट लाइन से ड्रॉ करके दिखाया गया है, ठीक है। तो अभी आप इन दोनों को जोड़ करके ये प्राप्त कर लिया। अब इनको और इनको छोड़ दीजिए क्योंकि ये दोनों तो जॉइंट हो गए, तो आपको ये मिल गया है, यानी ये। अब आपको ऐड करना है किसको, E4 को। तो E4 ऐसे है, अब इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, पैरेललोग्राम मेथड से यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ हो गया। और इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, आप देख रहे होंगे इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ किया गया है, और इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ किया गया है। और इन दोनों के ओरिजिन से यहाँ एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो डायगोनल आप देख रहे हैं एक ड्रॉ किया गया है, ठीक। ये जो डायगोनल होगा यही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट P पर। समझ में आ गया पूरा ये कैसे आया ये। अब ये वेक्टर तो ऐड करने का मेथड समझ गया ना, बहुत सारे वेक्टरों को कैसे ऐड करेंगे। वैसे आप पिछले क्लासों में देखे भी होंगे, हल भी करवाया गया होगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो आपको मैंने इस तरह से बता दिया,
ठीक है। पैरेलल ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट ये है कि दो मान लीजिए वेक्टर हैं और दोनों की लंबाइयाँ समान है, लेंथ समान है, लेंथ इक्वल है, और अगर पैरेलल हो गए तो डायरेक्शन भी इक्वल हो गया, तो ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। इसलिए अब यहाँ से नहीं ये ज्वाइंट हो सकते, तो यहाँ पैरेलल ड्रॉ करके और हम इसको कर लेते हैं, इसके पैरेलल यहाँ करके कर लेते हैं, यानी इस वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वेक्टर को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। और पैरेललोग्राम मेथड में हम डायगोनल को ही क्या बोलते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं ना। तो ये हमने सभी को ऐसे ऐड कर लिया, तो इसलिए यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, मैंने उसको अलग करके आपको सॉल्व करके बता दिया। तो बात समझ में आया। तो ये एटलीस्ट ये लास्ट वाला जो लाइन होगा, ये सबसे लंबा लाइन, ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने वाले या रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी वेक्टर हैं, वेक्टर E1, वेक्टर E2, वेक्टर E3, वेक्टर E4, ये सारे का सम होगा, इन सभी का टोटल या नेट होगा वेक्टर E। ठीक है। और इस पर, इस पॉइंट पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा। ठीक है, वेक्टर E। समझ में आ रहा है। अब इसको एक एक करके हम लिखते हैं। यहाँ मान लेंगे कि माना किसी वो क्या कहते हैं, किसी सिस्टम में या किसी निकाय में चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 हैं। ठीक है। जिनकी दूरियाँ, जिन सभी मतलब निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के द्वारा बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लीजिए कि इनके बीच के जो स्थिति सदिश हैं, स्थिति सदिश R, वेक्टर R1P है, वेक्टर R2P है, वेक्टर R3P है, वेक्टर R4P है। ठीक है, ये सब सदिश हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे कि तथा Q1 के द्वारा, Q1, Q2, Q3 के द्वारा क्रमशः, Q1, Q2, Q3 के द्वारा क्रमशः विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1, E2, E3 और E4 है। ऐसा लिख लेंगे। चलिए लिख के भी बता देते हैं इसको कैसे लिखेंगे। लेट अ सिस्टम have, let a system which has charges Q1, Q2, Q3 and Q4, and the vector position vector and the position vectors, मतलब स्थिति सदिश हैं, स्थिति सदिश R, वेक्टर R1P, वेक्टर R2P, वेक्टर R3P एंड वेक्टर R4P रिस्पेक्टिवली। मतलब और क्रमशः इनकी स्थिति सदिश वेक्टर R1P, वेक्टर R2P, वेक्टर R3P और वेक्टर R4P है। ये सब क्या है, स्थिति सदिश है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 ऑन P, देन electric field due to charge Q1 at P। ठीक है। वेक्टर E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R1P स्केयर इंटू कैप R1P। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। देयरफॉर, ठीक है, जैसे हमने E1 के लिए फाइंड आउट किया वैसे बाकी चार्जों के लिए भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही हम E2 के लिए चार्ज फाइंड आउट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई R1P स्केयर इंटू कैप R1P नहीं, यहाँ 2P रह जाएगा, 2 चार्ज है ना, चार्ज 2 के लिए रहेगा ना, तो 2P इक्वेशन 2। वेक्टर E3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 बाई R3P स्केयर
इंटू कैप आर 3p, इक्वेशन 3। अब वेक्टर E4 फाइंड आउट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q4 बाई R4p स्केयर इंटू कैप R4p, ऐसा फाइंड आउट कर लेंगे। इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1p प्लस वेक्टर E2p प्लस वेक्टर E3p प्लस वेक्टर E4p इज इक्वल टू, अब इन सभी इक्वेशन से इनके राइट हैंड साइड को ऐड कर लेंगे। राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। हम ये देख रहे हैं कि इसमें भी एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ भी वैसे ही। तो जब ऐड करेंगे तो सब में ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन रख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे Q1 बाई R1p स्केयर इंटू कैप R1p प्लस Q2 बाई R स्केयर 2p इंटू कैप R2p प्लस Q3 बाई R3p R स्केयर कैप R3p प्लस Q4 बाई R स्केयर 4p और कैप R4p। ये टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट पॉइंट P पे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम n के लिए करना चाहते हैं, n वो क्या कहते हैं, n चार्जेज वाला एक सिस्टम है, इसके लिए करना चाहते हैं तो आप n चार्जेज के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज हुआ, आज का टॉपिक खत्म होता है यहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज, यानी आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है।